हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो स्पेशली स्टूडेंट के डिमांड पर है। तो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में मैं वीडियो बनाऊं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको सेल साइकिल और इसके फेजेस कौन कौन से हैं और इसके क्या क्या इसमें फंक्शन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। पहला आपका जो सेल साइकिल है ये दिया था हार्वर्ड एंड पेल्क ने, तो नाम हमको याद रखने साइंटिस्ट के। ठीक है, अब ये जो मैं आपको ये यहाँ पे दिख रहा है साइकिल का, ये मैं शॉर्ट वीडियो में भी इसका वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल साइकिल में कितने फेज हैं। तो G1, S, G2 और M फेज। ठीक है, तो कितने फेज होते हैं? 4 फेजेस होते हैं। ठीक, अब इन सभी को ये जो सेल साइकिल है तो ये सेल किस स्टेज में है? अभी सेल इंटरफेज स्टेज में है और इंटरफेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, क्योंकि इंटरफेज में पहले साइंटिस्ट लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, पूरी रिसर्च नहीं हुआ था, तो उनको ये नहीं पता था कि इस फेज में काम क्या होता है। तो जैसे कि बच्चा छोटा होता है फिर धीरे धीरे उसका एज बढ़ता है, वैसे ही सेल भी है ना। और उसके बाद जब सेल न्यू बोर्न सेल होता है तो वो तुरंत रिप्रोडक्शन करेगा नहीं। वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा, मेच्योर होगा और उसके बाद वो डिवीजन फेज में आएगा, जैसे एक बच्चा होता है। तो वैसे ही ये जो सेल है अभी इंटरफेज स्टेज में है और इंटरफेज स्टेज को ही साइंटिस्ट ने क्या किया? अलग अलग 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने बताया था ओमने सेलुला ई सेलुला, मतलब कोई भी जो सेल है, न्यूबॉर्न सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जो मिलकर के एक सेल को बना सके। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा, लेकिन ये इसको प्रूफ नहीं कर पाए। इनको पूरी जानकारी नहीं थी कि सेल डिवीजन का प्रोसेस कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, फिर आते हैं स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने भी यही चीज बताया, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा क्या था? अलग था। उन्होंने कहा कि न्यू न्यूक्लियाई अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई। उन्होंने सेल कहा, इन्होंने कहा न्यूक्लियाई, कि कोई भी न्यूक्लियस जो है वो कैसे बनेगा? नया न्यूक्लियस पहले से ही जो न्यूक्लियस है उसी के डिवीजन से ही बनेगा। ठीक है, तो ये भी है। अब जब सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा ही, है ना, हम देखेंगे इसमें। ठीक, तो ये होता है। अब इन लोगों ने इन्होंने बताया जरूर कि ये नया सेल ऐसे बनेगा, पहले के से जो सेल है उसी से बनेगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी फेजेस होती हैं, पूरे इवेंट्स के बारे में इनको पता नहीं था। ठीक है, फिर ये हम देखते हैं कि रुडोल्फ और ये हार्वर्ड और पेल्क ने बताया कि इसमें कितने हैं? 4 स्टेजेस हैं, G1, S, G2 और M फेज। ये इसका जो सीरीज है G1, S, G2 और M, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है जो नीट में पूछा जा चुका है कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं। यही ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जिसमें कि इसमें क्या किया गया कि G1, S, G2 को इसका सीरीज आगे पीछे कर दिया, G2, M, S, G1 फेज, ऐसा। ठीक है, तो आपको सीरीज को याद रखना है, पहले G1 फिर S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, अब ये जो हम देखते हैं सबसे पहले G1 फेज, मैंने इसमें जो परसेंट लिखा है वो परसेंट क्या है? वो टाइमिंग का है। टाइमिंग मतलब G1 फेज जो है ये टोटल सेल साइकिल का 42% लेता है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? G1 में, इसीलिए हम इसको लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, S फेज जो है ये 33% लेता है, G2 फेज 21% लेता है। यानी कि जो G1, S और G2 फेज है, ये जो 3 फेज है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। तब तक सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, डिवीजन के लिए मेच्योर हो रहा है। ठीक है, और जो M फेज है या जो डिवीजन फेज है, ये टोटल सेल साइकिल का ओनली 4% होता है। ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत कम टाइम। अब क्या होता है ना कि आप साल भर पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आपका पेपर 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में ही आपने जितना किया है साल भर, उसी को आपको वहां पर लिख के आना है। ठीक है, वही आपका क्या है? परसेंट बनाएगा, वही चीज है। ये क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करते करते 95% टाइमिंग जो है ले लेता है। उसके बाद 4% में इसको अपना परफॉर्मेंस देना है, और वो परफॉर्मेंस किस फॉर्म में रहता है? डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं
कि जीवन फेज जो है ये क्या है। जीवन फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर सेल ये डिसाइड करता है कि ये डिसीजन लेता है कि अब मुझे क्या करना है, डिवीजन फेज के लिए तैयार होना है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये अपने क्या करेगा, ये अपना डिसीजन लेता है। ठीक है, दूसरा, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। ये क्या करेगा, छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा तो ग्रो करेगा, उसमें बॉडी मजबूत होनी चाहिए, बोन्स स्ट्रांग होने चाहिए, उसके लिए उसको हम इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं, वैसे ही इसको भी चाहिए। तो ये क्या करता है, एक्टिव होता है और ग्रो करता है। और ग्रो करने के लिए इसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी, अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड से ही तो डीएनए आरएनए बनेंगे। ठीक है, रिप्लिकेशन होगा तो ये चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एंड ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए को रिप्लिकेट होने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो इस फेज में ये अचीव करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रोथ फेज, ये अपने आप को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, दूसरा जो है एस फेज, जो टोटल टाइम का 33% लेता है और इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। इस समय ये क्या करेगा, ये अब और इंपॉर्टेंट चीजें जो इसको चाहिए, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन रहेगा तभी तो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। डीएनए बाइंड कैसे होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए जेनेटिक्स में हम देखेंगे तो 12th में है, तो वहां पर क्या होगा कि डीएनए की जो पैकिंग होती है उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, तो वो उसके लिए जरूरी है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, स्पेशली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। अगर हम ह्यूमन का देखें तो 46 है तो 46 ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, फिर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है सिंथेसिस फेज। थर्ड है G2 फेज, इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फेज के बाद आ रहा है तो इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं। अब इस समय ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड आरएनए। ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है, जो कि सेल डिवीजन में यूज होता है। ठीक है, अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा एनिमल सेल में तो मेटाफेज नहीं आएगा। मेटाफेज में आगे हम देखेंगे कि मेटाफेज में जो सेल एक लाइन में, मिड लाइन में अरेंज होती है वो स्पिंडल फाइबर के कारण होती है, तो इसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन जरूरी है, तो ये इस क्या करता है, उसका फॉर्मेशन करता है। फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, डिवीजन के पहले का फेस है ना, तो ये अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर कर लेता है, और क्या क्या चीज बचा है सब चीजें ये क्या करेगा, बना लेगा, ले लेगा, सिंथेसिस कर लेगा, ताकि अब उसको कहाँ जाना है, डिवीजन फेज में। तो फाइनल प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारे काम ये करता है किसमें, G2 फेज में। उसके बाद ये आता है कहाँ पे, एम फेज। एम फेज को हम कहते हैं डिवीजन फेज। अब देखो 42%, 33%, 21%, टोटल 95% तो इसने ले लिया किसमें, इंटरफेज में, अपने आप को ग्रो करने में, मेच्योर करने में, प्रिपेयर करने में। अब वो डिवीजन फेज में आया, तो डिवीजन फेज में 2 स्टेज होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस में। और जब इस जो डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियो मतलब होता है कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो न्यूक्लियस का जब डिवीजन हो जाता है, 1 से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब ये 2 प्रोसेस के बाद सेल क्या होता है, कंप्लीटली न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, अब सेल भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो इंपॉर्टेंट है G0 या G0, जिसको हम कहते हैं क्विसेंट फेज। ये कुछ ऐसे सेल होती हैं जैसे कि हार्ट सेल हो गई, न्यूरॉन सेल हो गई, जो कि ऐसे डिवाइड नहीं होती जनरली, बहुत रेयर। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, ये जो हार्ट सेल मैंने एग्जांपल लिखा है, ये क्या करते हैं कि ये वाला पूरा G1S और G2 फेज को कंप्लीट नहीं करते, ये सीधे आ जाते हैं एम फेज में। ठीक है, मतलब ये जब इनको डिवीजन करना होगा तो ये सीधे एम फेज में आएंगे और डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हम इसको G0 कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो है ह्यूमन सेल,
ह्यूमन सेल जब डिवाइड होती है कितने टाइम लगता है इसको? 24 आवर्स। ईस्ट सेल ये 90 मिनट में डिवाइड हो जाता है, और जो इकोलाई है बैक्टीरिया, ये 20 मिनट में डिवाइड होता है। 12th में हम देखेंगे बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, अलग अलग स्पीशीज में इनके डिवीजन का टाइमिंग अलग अलग होता है, लेकिन प्रोसेस एक ही होगा। ठीक है, तो दो प्रोसेस होंगी, एक है माइटोटिक, एक है मियोटिक। एमाइटोसिस भी होता है, फ्री सेल फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही टॉपिक लेकर आऊंगी जिस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा वीडियो आप लोगों को, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप इस पर मुझे कमेंट्स करिए। इससे मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, और मैं आप लोगों के लिए ही ये सारे वीडियो जो है वो लेकर आती हूँ। थैंक यू।